नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कितने लोगों के घर को बिगाड़ने की सुपारी किसने दी, उसमें से आज दो लोगों की मैं चर्चा करूंगा। और किसने ये सुपारी दी, ये आपको, आपने अगर टैगलाइन देखा होगा, हेडिंग्स देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन इसके पहले कि हम सारी जानकारी आपसे साझा करें, आपसे बातचीत शुरू करें, मैं आपसे हाथ जोड़ करके ये अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर सब्सक्राइब करें और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हमारा जो फेसबुक पेज है उसे भी आप फॉलो करें और एक्स प्लेटफॉर्म पे भी आप फॉलो करें। हमारा जो चुबाई डॉट इन अंग्रेजी का हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, प्रकाश टीवी डॉट इन हिंदी में, उन्हें भी आप लॉग इन कर सकते हैं अपडेटेड न्यूज के लिए, विशेष न्यूज के लिए। और रंबल पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारी सदस्यता भी ले सकते हैं यूट्यूब पे, मेंबरशिप फॉलो करके, मेंबर बन करके। ये हमारे लिए एक सहयोग होगा और आ, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं मित्रों। सलमान खान के जितने भी किस्से मैं अपने रिसर्च में ला रहा हूं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और ये सारी बात मैं क्यों करना मैंने प्रारंभ किया है, कल मैंने आपको विवेक ओबराय के बारे में बताई थी और आज मैं आपको दो ऐसे मशहूर गायकों की कहानी बताने जा रहा हूं जिसको इस शख्स ने अपने तरीके से बर्बाद करने की सुपारी दे दिया था और जहां तहां जब भी मौका मिला उनके करियर को तबाह कर ही दिया एक प्रकार से। लेकिन प्रभु की माया अलग है। प्रभु जब आपको लगता है कि आप सर्वशक्तिमान हैं, बड़े गुरूर में हैं, पैसा, पहचान, शानो शौकत, शोहरत सब आपके पास हो, तो आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके ही हिसाब से चलती है, आपके ही मिजाज को हर लोग नमस्कार करता है, आपके ही सामने दुनिया नतमस्तक होती है। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं, हमेशा के लिए ये रहता नहीं है। अगर कुछ पल के लिए आपको मान लीजिए कि थोड़ा बहुत गुरूर हो भी जाए, तो भी वो गुरूर बहुत लंबे समय तक रहता नहीं है, प्रकृति का नियम है। तो पहले तो ये चर्चा शुरू कर दें और मैं आपको एक सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से सोनू निगम क्या विनती कर रहे हैं, क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं और अरिजीत सिंह ने क्या किया, अरिजीत सिंह के साथ क्या हुआ, अरिजीत सिंह ने कैसे माफी मांगी, गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा, कैसे सोनू निगम हाथ जोड़ रहे हैं, कैसे सोनू निगम गिड़गिड़ा रहे हैं और किस प्रकार से सोनू निगम को पूरे इंडस्ट्री से था कि बाहर करने की पूरी तैयारी हुई और अरिजीत को भी बाहर करने की तैयारी हुई। एक छोटा-सा मामला जो धीरे-धीरे तिल का ताड़ बन गया और ये 1960 के दशक से शुरू हुआ था। एक समय में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का तकरार इसी मुद्दे पर हुआ था। जब जब लता मंगेशकर ने मांग की थी कि गाने की रॉयल्टी गायकों को मिलनी चाहिए और अधिकतर गायकों ने लता मंगेशकर का साथ दिया। मोहम्मद रफ़ी साहब एक अकेले गायक थे जो कहते थे कि हमें गाना मिल गया, पैसा दे दिए, अल्लाह की मेहरबानी है। और वो बड़े सदाशयी व्यक्ति थे, बहुत शालीन, फ़िल्म इंडस्ट्री में उनसे अधिक शालीन कोई आज तक तो नहीं हुआ है, रफ़ी साहब के बारे में यही लोग कहते हैं। और जो तकरार भी होती थी तो रफ़ी साहब की बड़ी इज़्ज़त करती थी लता मंगेशकर। लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के बीच में इसी रॉयल्टी को लेकर के विवाद हुआ।
तलत महमूद साहब, मन्ना डे साहब, मुकेश कुमार, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले और जो बाकी और गायिकाएँ थीं या गायक थे, वो सब एक तरफ थे और रफ़ी साहब एक तरफ थे। तो रफ़ी साहब और लता मंगेशकर के बीच में थोड़ा तकरार हुआ और ये तकरार 3-4 वर्षों तक चला और उसका नतीजा ये हुआ कि रफ़ी और लता के डुएट से श्रोता महरूम रह गए। उनको रफ़ी और लता की आवाज़ 4 वर्ष तक सुनने को नहीं मिली। बाद में एक संगीतकार के हस्तक्षेप के बाद दोनों के बीच में मित्रता हुई और फिर दोनों एक साथ गाना गाना शुरू किए। लेकिन उस वक़्त इस प्रकार की लॉबिंग नहीं थी, एक-दूसरे के प्रति सम्मान था, इज़्ज़त थी और दोनों एक-दूसरे के हुनर को, उनके उनकी कला को अंदर से रिस्पेक्ट करते थे। लता और रफ़ी दोनों बातचीत बंद हो गई 3-4 वर्षों तक, लेकिन कभी न तो रफ़ी ने ये कहा कि लता उम्दा नहीं गाती हैं और कभी लता ने नहीं कहा कि रफ़ी साहब उम्दा नहीं गाते। तो ये थी दोनों की शख्सियत। दोनों एक-दूसरे को इज़्ज़त करते थे। 4-4 साल तक बातें नहीं हुई, फिर इज़्ज़त करते थे, कला की कद्र थी उस दौर में। कला को लोग पूजते थे और जो कलाकार थे, उनको लोगों का भरपूर समर्थन मिलता था, श्रोताओं का, दर्शकों का, फ़िल्म प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, इन सबका बड़ा सम्मान मिलता था। और जो जो म्यूज़िक कंपनियाँ थी, जो म्यूज़िक को रिकॉर्ड करती थी, उसको मार्केट करती थी, वो भी इज़्ज़त करते थे। तो रॉयल्टी के मुद्दे पर विवाद हुआ, लेकिन दोनों फिर बाद में दोस्त रहे और जब बातचीत बंद थी तब भी उनके बीच में दोस्ती रही। बस एक एक मुद्दे पर बस दोनों में तकरार रहा। इसका ज़िक्र मैंने क्यों किया? इसका ज़िक्र मैंने इसलिए किया कि अब वो दौर उस बॉलीवुड में नहीं है। अब उस बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का बोलबाला है और कुछ फूहड़ कलाकारों ने, बेहतरीन कलाकारों को, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि सोनू निगम साहब, रफ़ी साहब के बराबर हैं या अरिजीत सिंह रफ़ी साहब के बराबर हैं, लेकिन ये दोनों कलाकार भी अपनी-अपनी विधा में, अपनी श्रेणी में एक उच्च कलाकार हैं और दोनों दोनों ने बड़ी मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है बॉलीवुड में और संगीत की दुनिया में। लेकिन इन दोनों के साथ एक शख्स ने और उसके बाद 1-2 कंपनियों ने ऐसी दुश्मनी निकाली कि दोनों के करियर को लंबे समय तक तबाह किया। सोनू निगम उसी एक मुद्दे की वजह से तकरार में आए। सोनू निगम ने वही डिमांड किया जो आज से 60 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले लता मंगेशकर ने किया था। लता मंगेशकर भी रॉयल्टी माँग रही थी, सोनू निगम ने भी गाने की रॉयल्टी की डिमांड की और उनका डिमांड बहुत हद तक जायज़ था। उन्होंने कहा कि बहुत सारे अब नए कलाकार आ रहे हैं, सबको चांस मिलना चाहिए और एक से एक कलाकार आएँ, वो अपना प्रदर्शन करें, वो अपनी पाँव जमाएँ और वो अपना काम करते रहें। लेकिन अगर किसी के पाँव नहीं जम सके, तो उनकी ज़िंदगी तबाह ना हो जाए। इसके लिए कि उनको कुछ आर्थिक मदद ज़िंदगी भर मिलती रहे, इसलिए रॉयल्टी ज़रूरी है। ये सोनू निगम का डिमांड था और इस पर टी सीरीज़ से या ज़ी म्यूज़िक से और जो म्यूज़िक कंपनियाँ हैं, उनसे उनका मतभेद हुआ। म्यूज़िक कंपनियाँ रॉयल्टी देने के चक्कर में नहीं थी। उन्होंने कहा कि भई आप एक मुश्त एक बार पैसा ले लीजिए जितना मर्ज़ी है, लेकिन रॉयल्टी हम नहीं देंगे। सोनू निगम कह रहे थे कि रॉयल्टी मिलनी चाहिए। अब वहाँ ये सारा विवाद हल होने के लिए एक ठिकाना है साहब। क्यों? उस ठिकाने के पीछे कोई ठिकाना है। वो ठिकाना कंट्रोल करता है पूरे बॉलीवुड को।
तो ये अंडरवर्ल्ड जो है वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिल्म फिल्म से म्यूजिक अलग नहीं है, दोनों साथ-साथ चलते हैं। लेकिन सोनू निगम साहब का कहना है कि नॉर्मल जो फिल्म इंडस्ट्री है, उससे जो हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री है वो बिल्कुल अलग है। ये तो बिल्कुल माफियाओं की इंडस्ट्री है, ये सोनू निगम साहब कह रहे हैं कि यहाँ तो इतने संघर्ष हैं जिसका वर्णन नहीं है, इतने एक्सप्लॉइटेशन है, उसका वर्णन नहीं है। वो कहते हैं कि नए गायक आते हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त हुनर भी होता है, लेकिन उन्हें ब्रेक नहीं मिल पाता है और कई बार तो उनकी डबिंग हो जाती है, उनकी उनका उनका रिकॉर्ड हो जाता है गाना, लेकिन पता चला कि फिर किसी और ने डब कर लिया। तो ये मामला उनके साथ जो तकरार का था, रॉयल्टी का, वो पहुँच गया किसी एक शख्स के पास और फिर उसने अपना अपना हैकड़ी निकालना शुरू किया कि साहब कौन हो जो तुम रॉयल्टी माँगते हो? फिर ये रास्ता उसी जगह पर पहुँचती है। पावर गैलरी में बड़ी चर्चा है कि सलमान खान एक प्रकार से ये डिसाइड करते हैं कि कौन-सा फ़िल्म प्रोड्यूस होगा, कौन-सा डायरेक्टर म्यूज़िक देगा, कौन-सा लिरिसिस्ट म्यूज़िक लिखे और कौन-सा गायक गाएगा। ये सलमान खान डिसाइड करते हैं। न सिर्फ़ अपनी फ़िल्मों में, बल्कि अगर उनको पता चल जाती है कहीं से किसी डिस्प्यूट की खबर आती है, तो वो सॉल्व करता है सलमान खान। सलमान खान आका हैं, सलमान खान बिग बॉस हैं और इसीलिए वो बिग बॉस कार्यक्रम चलाती हैं। तो ये जो झगड़ा था, ये झगड़ा सलमान खान के पास पहुँच गया और वहाँ से सलमान खान ने गाँठ बाँध ली सोनू निगम के बारे में और फिर ये सब जो वाकया है कि एक इवेंट में सोनू निगम ने उनको म सम्मान से बुलाया, उन्होंने उनको इग्नोर किया और ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे फासला सोनू निगम और सलमान खान के बीच में बढ़ता गया। हालात ये हो गए कि सोनू निगम के बहुत सारे गाने जो उनकी फ़िल्मों में थे, पता चला कि जहाँ-जहाँ सोनू निगम का पार्ट था, वो पार्ट सलमान खान ने डब कर लिया। सोनू निगम को उनकी औकात बताने के लिए कि आपसे तो बेहतर गायक मैं हूँ, बाकी तो मैं किसी और को गायक दूसरे को जगह दे ही दूँगा, लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि बड़े गायक हैं, तो आपकी गायकी को देखिए मैंने डब कर लिया और कई फ़िल्मों में उसने ऐसा किया और सोनू निगम को कहा कि आप अपनी औकात में रहिए। जब-जब मौका मिला सलमान खान को, उन्होंने सोनू निगम को उनकी औकात बताई। ये बात मैं तब की कह रहा हूँ जब सुशांत की मृत्यु हुई थी और उसके बाद जो कुछ लोग थे, जिन्होंने इस मुद्दे को हालाँकि उस वक़्त तक शायद अ, सोनू निगम को ये पूरी जानकारी नहीं थी कि ये साहब ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और लोगों की इसमें आस्था है कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। ये लोग सारे लोग चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं। इंक्वायरी अभी तक रिपोर्ट आनी है। तो आएगी ही 27 फरवरी के बारे में मैं अभी और बहुत कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन आज नहीं, अभी वक़्त है उसमें। तो सोनू निगम ने उस वक़्त अपना मुँह खोला था और सोनू निगम ने कहा था कि जो परिस्थिति आज इसके साथ बनी है, सुशांत के साथ बनी है, वो बहुत जल्द आप देखेंगे कि किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ ना हो जाए। तो पहले मैं आपको वो वीडियो सुनाना चाहता हूँ जिसमें उनका दर्द किस प्रकार से छलक रहा है सोनू निगम का। उसके बाद मैं अरिजीत सिंह के बारे में बताता हूँ कि किस प्रकार से अरिजीत सिंह इस शख्स से मिन्नतें करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, सब कुछ किया लेकिन इस शख्स ने उसे माफ़ नहीं किया। लेकिन अब सोनू निगम और अरिजीत सिंह की क्या बात है? क्यों मैंने आज ज़िक्र किया है? ये बताऊँगा, पहले आप सोनू निगम का वो वीडियो सुनिए, जो बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन मैं दोबारा आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। मैं गा रहा हूँ और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ भी कर रखा है। तो ये क्या है? मतलब अरे, हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
मैंने बहुत दिन से वीलॉग नहीं किया। मैंने मूड नहीं था एक्चुअली। पूरा भारत कई प्रेशर से गुजर रहा है। एक तो मेंटल और इमोशनल प्रेशर सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद में, वो जो लाजमी भी है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपनी आंखों के सामने एक जवान जिंदगी को जाते हुए देखना आसान बात नहीं है, और कोई बहुत ही निष्ठुर होगा कि वो इस बात से अफेक्टेड ना हो। और ऊपर से फिर अभी इंडो चाइना का जो केस चल रहा है, और जो हमारे 20 जवान जो घंटों लड़ने के बाद में और तड़प तड़प के जो मरे हैं, आई डोंट नो वहां पर क्या कैजुअलिटी हुई है। मैं भारतीय हूं, पर उससे ज्यादा मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, एक इंसान हूं आपकी तरह। तो मुझे दोनों ही चीजें ठीक नहीं लगती। मतलब ये क्या है चल रहा है, हमारी इंसान को मारना, और ये चीजें समझदारी से भी हैंडल हो सकती हैं अगर इंसान चाहे तो, लेकिन हमारे वाले तो चाहते हैं शायद, लेकिन सामने वाला जो पक्ष है वो तैयार नहीं है, या उसके अपने एजेंडाज हैं। कुछ दुख की बात है। मेरी सहानुभूति सबके लिए है। मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूं कि बिजनेस करना जरूरी है लोगों के लिए, और अपनी सबको लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूं, कितनी लड़के लड़कियां आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मतलब बच्चे हैं वो, कल के आए हुए यार, परेशान है वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में, लेकिन ऐसा मत कीजिए। दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज होती है। ये ठीक नहीं है। ये जो 2 लोगों के हाथों में ताकत है ना, 2 लोग हैं बस इंडस्ट्री के, म्यूजिकली उनके 2 कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मैं निकल गया इससे ना, मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, ना मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन इन द आईज एंड इन द वॉइस, इन द वर्ड्स ऑफ न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स, न्यू लिरिक्स राइटर्स। खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। बी अ लिटिल मोर काइंड प्लीज टू द न्यू कमर्स, बिकॉज ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स, कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं गंधर्व लोग हैं। इनको प्रताड़ित मत कीजिए आप लोग, इन पे थोड़ा सा इजी रहिए। मेरे साथ में ऐसे हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत गवाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ में भी कर रखा है। तो ये क्या है? मतलब अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट? मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं। मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बैरेसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज ह्यूमिलिएटिंग इजंट इट? बिकॉज आई डोंट आस्क फॉर वर्क। मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के फिर मेरे गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज हेलो मुझे गाना गवाओ, मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा। आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरे गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991 in Bombay, and I've been working since 89 in the music industry.
89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो तो छोटे। ये जो वीडियो आपने दिखा, इस पर मैं अभी और बताता हूं आगे की बात, लेकिन एक और टेक्स्ट मैं आज पढ़ के सुना रहा हूं आपको, अरिजीत सिंह का। किस प्रकार से अरिजीत सिंह गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों माफी मांग रहे हैं, क्या हुआ, 9 साल तक कैसे एक शख्स उससे चिढ़ा रहा, किस प्रकार से उनको बार बार हाशिए पर ढकेला जाता रहा, और कई बार अरिजीत सिंह ने माफी मांगी, बहुत कोशिश की, नहीं हुआ तो उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया और उस पोस्ट को मैं पढ़ के सुना रहा हूं। ये किस प्रकार का माफिया ऑपरेशन चल रहा है बॉलीवुड में। अब उसको पूरी तरह से इस माफिया को नेस्तनाबूद करने के लिए क्यूवाइब नेटवर्क ने प्रण ले लिया है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये सारी बातें सही हैं तो क्यूवाइब नेटवर्क उनके पीछे तक जा करके, उनके गढ़ में जाकर के उनकी सारी बात को पूरी दुनिया के सामने रखूंगा और उन्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो घुटने पर ना आ जाए। मैं कोई वो टेलीविजन सैटेलाइट चैनल नहीं हूं जिसे आप दबाव में ले आएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो दबाव में आपके नहीं आएंगे, सैटेलाइट चैनल वाले भी बहुत सारे हैं ऐसे, मैं जानता हूं उनको, लेकिन क्यूवाइब नेटवर्क से आपको पाला पड़ा है तो उसकी जिद भी आप देखेंगे। पहले मैं एक टेक्स्ट पढ़ के सुनाता हूं जो अरिजीत सिंह का है। डियर मिस्टर सलमान खान, जब हर जगह से वो थक गए हैं तब वो पोस्ट लिख रहे हैं, मुझे लगा आपसे बात करने का यह आखिरी तरीका है। मैं आपको टेक्स्ट, फोन और हर संभव प्रयास करने की कोशिश करता रहा हूं, यह बताने के लिए आपको कि आपको गलतफहमी हुई है कि मैंने आपकी बेइज्जती की। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। उस शो की रात वक्त गलत था, माहौल गलत था, कोई नहीं, आपको बेइज्जती महसूस हुई। हुआ ये, एक एक कार्यक्रम चल रहा था जिस कार्यक्रम में अरिजीत सिंह को बुलाया गया और अरिजीत सिंह हवाई चप्पल पहन करके कैजुअल ड्रेस में, पहले तो सो रहे थे प्रोग्राम में और थके होंगे, जो भी रहा होगा कारण, लेकिन जब ये ऊपर गए तो सलमान ने कहा कि सो रहे थे क्या? तो उन्होंने कहा कि साहब आप लोगों ने ही मुझे सुला दिया। तो इसको बहुत बुरा लग गया, बस इतनी सी बात थी। उन्होंने कहा कि सो रहे थे क्या? तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे सुला दिया। मतलब सलमान को ये लगा कि इन्होंने बेइज्जती कर दी, हम जो यहां पर होस्ट कर रहे हैं, कार्यक्रम को शो कर रहे हैं, वो इतना बोरिंग है, इसके बारे में ये कह रहा है अरिजीत। तो उसने पलट करके कहा कि तुम्हारे गाने से लोग सो जाते हैं। बस इतनी सी बात थी। इनका गुरूर देखिए इस खान का, और ये गुरूर सिर्फ इसलिए है कि पैसा है और पीछे अंडरवर्ल्ड है, इसके अलावा कोई गुरूर नहीं है इनका। इनकी बदतमीजी का, ये जो काले हिरन के शिकार का, लोगों के ऊपर रैश ड्राइविंग करते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा करके रौंद करके निकल जाने का और फिर भी कुछ नहीं होने का, इसलिए ये गुरूर है इस खान में। ये गुरूर यूं नहीं है। और फिर पीछे आका, और फिर पीछे राजनीति में कुछ कुछ लोगों के साथ सांठगांठ। खैर, और मैं समझता हूं बहुत दुखी हूं क्योंकि मैं और मेरा परिवार लंबे समय से आपके फैन रहे हैं। ये अरिजीत सिंह लिख रहे हैं। मैंने कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन आप नहीं माने। मतलब अरिजीत कह रहे हैं कि आपसे साहब मैं क्या मुकाबला करूंगा, आप इतने बड़े स्टार हैं, पूरी दुनिया आपको इज्जत करती है, आपके इतना फैन फॉलोइंग है आपका, मैं आपकी क्या बेइज्जती कर सकता हूं, मैं बहुत छोटा हूं आपसे, बहुत छोटा हूं। वो ये लिख रहा है, मना रहा है, क्योंकि मैं और मेरा परिवार लंबे समय में से आपके फैन रहे हैं। मैं कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन आप माने नहीं। मैंने माफी मांगी पर आप नहीं माने। मैंने माफी मांग ली लेकिन आप नहीं माने। मैं कितनी बार आपको माफी का मैसेज भेजा यह भी आप जानते हैं। नीता जी के घर पर मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने के लिए वापस लौटा था लेकिन आप नहीं माने। अब ये नीता जी कौन है? नीता अंबानी है या कोई और है? उनके घर पे, नीता अंबानी के घर पर मैं माफी मांगने के लिए
वापस आपके पास आया, माफी मांगा, लेकिन आप नहीं माने। कोई बात नहीं, मैं यहां सबके सामने माफी मांग रहा हूं। ये पोस्ट है उनका, और जिसको रिपोर्ट किया है दैनिक हिंदुस्तान ने, ये क्यूबाइब नेटवर्क, ये, हाँ, ये क्यूबाइब नेटवर्क नहीं कह रहा है, ये उनका फेसबुक पोस्ट था, और उस पोस्ट को रिपोर्ट किया है दैनिक हिंदुस्तान, जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उनका। मैं न्यूज़पेपर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये न्यूज़पेपर ने कोट किया है। कोई बात नहीं, मैं यहां सबके सामने माफी मांगता हूं। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सुल्तान से वो गाना ना हटाइए जो आपके लिए लिखा था। सुल्तान जो मूवी आ रही थी उसमें उस गाना को हटाया। हर गाने को जो अरिजीत सिंह ने इसकी फिल्मों में गाया उसको हटाना शुरू कर दिया इस खान ने। दादागिरी, गुंडागर्दी, मलमस्त चाल, चरित्र, और इससे गुरूर, चलना हाथी के तरह, रौंदते हुए चलना। मैं आपको बड़ी सादगी और शालीनता से कह रहा हूं, सलमान खान, आपकी हैकड़ी और आपकी गुरूर को क्यूबाइब नेटवर्क तोड़ देगा, तोड़ देगा। ये मैं आपको आज बता रहा हूं। अगर ये सारी बातें सही हैं, और सही हैं, ये सारी बातें सही हैं। आप चाहते हैं कोई और गाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा वाला वर्जन बना रहने दीजिए, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। मैंने बहुत गाने गाए हैं सर, लेकिन मैं अपनी लाइब्रेरी में कम से कम एक गाना आपका रखकर रिटायर होना चाहता हूं, ये अरिजीत सिंह कह रहा है। देखिए साहब, अरिजीत सिंह में हो सकता है अरिजीत सिंह में भी कुछ एटीट्यूड आ गया हो। लोग कहते हैं कि सुशांत में भी एटीट्यूड था, इसमें कोई शक नहीं है। जब आपके सर पे सफलता चढ़ती है तो आ जाता है, लेकिन इनके जैसा गुरूर नहीं आता है। इन्हें या तो बताना पड़ेगा कि मैं गुरूर में नहीं हूं, मैं अहंकारी नहीं हूं, यह बताना पड़ेगा इस सलमान खान को, और नहीं तो इनको झेलना पड़ेगा। झेलिए साहब। देखिए, सुल्तान से मेरा गाना मत हटाइए, मैंने बहुत गाने गाए हैं सर, लेकिन मैं अपनी लाइब्रेरी में कम से कम एक गाना आपका रखकर रिटायर होना चाहता हूं। प्लीज यह एहसास मत छीनिए। ये देखिए किस प्रकार से ये लड़का, एक नौजवान है, और ये किस प्रकार से गिड़गिड़ा रहा है अरिजीत सिंह। मुझे नहीं पता कि मैं यहां क्यों कर रहा हूं, मैं यह क्यों कर रहा हूं। मुझे नतीजे पता हैं, लोग बहुत कुछ लिखेंगे, मुझे पता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मिस्टर सलमान खान। फिर भी मुझे लगा कि इसे बाहर निकालना चाहिए। आखिरकार मुझे इस सच के साथ जीना है कि आपने यह तय कर लिया है कि कितने भी रिक्वेस्ट कर लें पर मैं आपके लिए ना गाऊं। लेकिन कोई बात नहीं भाईजान, ये है उनका पोस्ट जिसको कि दैनिक हिंदुस्तान ने रिपोर्ट किया था। अब अरिजीत सिंह और सोनू निगम को एक प्रकार से सलमान खान ने अपने तरीके से फिनिश करवा दिया था। अभी मैं बहुत सारे बॉलीवुड की उस गंदगी को आपके सामने लाके रखूंगा और प्रामाणिकता के साथ रखूंगा। अरिजीत सिंह ने मुंबई छोड़ दी, सोनू निगम तो मुंबई में बने हुए हैं, वापस आ गए, और आजकल सोनू निगम के ऊपर सीधे प्रधानमंत्री का वरदहस्त है। अब वो राष्ट्रवादी गायक हो गए। और आपकी जानकारी के लिए, अरिजीत सिंह पर भी प्रधानमंत्री का वरदहस्त हो गया है। ये भी अपनी तरफ से, ये खान साहब भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा लिया जाए, लेकिन फोटो फोटो ही रहेगा। अरिजीत सिंह को मुंबई छोड़ने पर इस शख्स ने मजबूर कर दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि इस शख्स के बिना मुंबई में कोई पत्ता नहीं हिलता, और आखिरकार अरिजीत सिंह को मुंबई छोड़ना पड़ा। आज वो अपने मुर्शिदाबाद जिले पश्चिम बंगाल में, जो उनकी उनकी पैतृक जन्मभूमि है, जो गांव है उनका जियागंज लौट गए हैं अरिजीत सिंह। तो ऐसे सूफियाना है अरिजीत सिंह, उनको चमक दमक में लगा कि साहब यहां हमारा चल नहीं पाएगा। आप देखिए, रिलेट कीजिए, सुशांत सिंह की भी वही हालत हो गई थी
कि वो भी छोड़ करके कहीं गोवा तो कहीं साउथ में ऑर्गेनिक खेती का मन बना रहे थे। और अरिजीत सिंह को तो इन्होंने छुड़वा दिया। अरिजीत सिंह मुंबई छोड़ दिया, वापस बंगाल चले आए, और बंगाल में भी कोलकाता को नहीं चुना उन्होंने। वो मुर्शिदाबाद अपने गांव चले गए, जियागंज, और वहां अपना स्टूडियो बनाया। और अब वो अपने लिए एल्बम बनाते हैं, उनके लिए बहुत सारे लोग गाने लिख रहे हैं, वो म्यूजिक भी बना रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। तो सलमान खान से अरिजीत सिंह का रोजी रोटी नहीं चल रहा है। रोजी रोटी चलाने वाले ऊपर वाले हैं, और अरिजीत सिंह ने यह बात साबित कर दिया। अरिजीत अपना स्टूडियो बना रहे हैं, और इधर सोनू निगम को अब एक बार दोबारा फिल्म इंडस्ट्री में पहचान फिर से मिलने लगी है, और फिर वो गायकी में धीरे धीरे लौट रहे हैं, और कई अब उनके सामने ऑफर हैं जिसको वो कर रहे हैं। तो जब दिन बदलता है साहब, तो जो लोग घुटने टिकवाने की पूरी सुपारी ले लिया था, या फिनिश करने का, लाइफ फिनिश करने का सुपारी ले लिया था, संगीत का पूरी पूरी जिंदगी उन्होंने फिनिश करवा दी लगभग एक प्रकार से, लेकिन अब फिर से बाउंस बैक कर रहा है। और अरिजीत के प्रशंसक अब उनके साथ खड़े हैं। अरिजीत का कोई भी गाना आएगा वो सुपर हिट ही होगा। और सोनू निगम एक बार फिर आ रहे हैं। तो कल विवेक ओबराय के बारे में मैंने बताया आपको, और आज मैंने सोनू निगम के बारे में और अरिजीत सिंह के बारे में संक्षेप में बताया है। लेकिन अरिजीत सिंह अब अपने गांव के स्टूडियो से चुनौती देगा खान को, और खान उसी मुंबई में जो लोगों को सुपारी देता रहता है किसी किसी के कैरियर को तबाह करने का, उसी मुंबई में अब देखेगा कि किस प्रकार से, जिसे फिनिश, जिसके ऊपर तुम्हारा गुरूर चलता था, अब वो तुम्हारे गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। तुम्हारे गुरूर को अरिजीत सिंह ने और सोनू निगम ने भी चकनाचूर कर दिया है। माननीय सलमान खान साहब, आपके गुरूर को, माफ कीजिएगा, आपके गुरूर को, अब आपका गुरूर बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। तो सलमान के गुरूर को विवेक ओबराय के बाद दो नामचीन हस्तियों ने फिर से तोड़ दिया है, चकनाचूर कर दिया है। इसके पहले कि हम आपसे विदा लें, आपसे फिर अनुरोध कर रहे हैं, जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे सभी प्लेटफॉर्म को, QYB.in, prakashtv.in, फेसबुक पेज, एक्स का प्लेटफॉर्म, रंबल प्लेटफॉर्म, सारे को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।